तो आज की क्लास शुरू करते हैं। एंट्रोपी से रिलेटेड चीजें आज हमें डिस्कस करनी है। जो लास्ट क्लास में एंट्रोपी की एक डेफिनेशन हमने की थी और बहुत सारी चीजें, एक लॉ भी पढ़ा था, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ती चली जा रही है। जो यूनिवर्स है वो रेगुलरली उसकी एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज हो रही है यानी डेल्टा एस पॉजिटिव है। जब इंक्रीज होगी एंट्रोपी, बाद की एंट्रोपी पहले की एंट्रोपी टाइम के रेस्पेक्ट में अगर हम देखें, यानी अभी जो यूनिवर्स की एंट्रोपी है, आज से 10 दिन के बाद यूनिवर्स की एंट्रोपी थोड़ी सी ज्यादा होगी। और रेगुलरली ये बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। दैट मीन्स रैंडमनेस नेचर में, यूनिवर्स में, नेचर को नहीं कहना चाहिए, यूनिवर्स कहना चाहिए, यूनिवर्स की रैंडमनेस इंक्रीज होती चली जा रही है। तो कुछ चीजें जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी उन पर बेस्ड पहले मैं ये आपको एक प्रॉब्लम, दो प्रॉब्लम ये कराता हूं, फिर उसके बाद हम आज की क्लास का ये कुछ डिस्कस करेंगे। तो व्हाट इज मीन्ड बाय एंट्रोपी? मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस ऑफ ए सिस्टम इज कॉल्ड एंट्रोपी। ये तो बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है। प्रेडिक्ट द साइन ऑफ एंट्रोपी चेंज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो साइन हमें बताना है। जब मैं एक H2 लेकर, एक मोल लेकर, और इसका टेम्परेचर हमने 298 केल्विन रखा, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रखा। दूसरी बार मैंने क्या किया, नंबर ऑफ मोल सेम रखे, 1 मोल यहां था, ये 1 मोल ही रखा। टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं लेकर के आए हम, 298 रहा। प्रेशर इंक्रीज कर दिया। टेम्परेचर बढ़ाए बिना जब हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम कम हो जाता है। ये तो बॉल्स लॉ में पढ़ते चले आ रहे हो अब बात को। अगर मेरे पास एक ये प्रेशर है, ऊपर से अप्लाई कर रहा हूं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 मोल मैंने कोई गैस ली है, H2 ली है, कोई सी भी गैस हो, जब मैं प्रेशर 10 गुना बढ़ा दूंगा तो पिस्टन तो नीचे को खिसक जाएगा। ये नीचे खिसकने का मतलब है वॉल्यूम तो बहुत कम हो जाएगा। अब इनके मूव करने की जगह बहुत कम हो गई। मूव करने की जगह कम हो गई तो अब इनकी रैंडमनेस पहले के कंपैरिजन में कम हो गई है। जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ता चला जाता है, रैंडमनेस बढ़ती चली जाती है, एंट्रोपी बढ़ती चली जाती है। जब ये कम वॉल्यूम में आ जाएंगे तब इनकी रैंडमनेस, एंट्रोपी कम हो जाएगी। क्या रिजल्ट निकलेगा इसका? बाद की एंट्रोपी S2 कम है, पहले की एंट्रोपी S1 ज्यादा है। तो अब हमें इसका साइन बताना है। ये बताना होगा S2 माइनस S1 इज इक्वल टू डेल्टा एस। चेंज इन एंट्रोपी तो बताना है, ये चेंज इन एंट्रोपी बताओगे आप। तो बाद वाली कम है, पहले वाली ज्यादा है, तो ये वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए। साइन बताना है हमें इसका। तो डेल्टा एस नेगेटिव रहेगा। एक बात हो गई। दूसरे पर आते हैं। हमारे पास H2O है। ये H2O जब हम रखते हैं इसको 298 केल्विन पर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, और इसको फर्दर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं। जब हम टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से मॉलिक्यूल के मोशन बढ़ जाएंगे। मोशन बढ़ जाएंगे तो वो ज्यादा तेजी से इधर उधर होंगे। दैट मीन्स रैंडमनेस इंक्रीज होगी। यहां प्रेशर तो सेम है दोनों केस में, प्रेशर में हमने कोई चेंज नहीं किया। इस केस में टेम्परेचर कम है, यहां टेम्परेचर ज्यादा है। टेम्परेचर बढ़ जाने से मॉलिक्यूलर मोशन बढ़ जाएंगे, मॉलिक्यूलर मोशन बढ़ जाने से एंट्रोपी इंक्रीज हो जाती है। वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो एंट्रोपी इंक्रीज होगी। गिवन नंबर ऑफ मोल्स के लिए वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा तो एंट्रोपी बढ़ेगी, वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो एंट्रोपी कम होगी। टेम्परेचर गिवन मोल के लिए अगर हम इंक्रीज करते हैं टेम्परेचर तो एंट्रोपी इंक्रीज कर जाएगी। यहां जब हम चेक करते हैं तो एंट्रोपी इंक्रीज कर रही है, यानी S2 ज्यादा है, S2 की वैल्यू ग्रेटर है, S1 की वैल्यू कम है। तो यहां डेल्टा S अगर मैं कैलकुलेट करता हूं विल बी इक्वल टू S2 माइनस S1। ये वैल्यू ग्रेटर, ये वैल्यू कम, तब मुझे लिखना होगा पॉजिटिव रिजल्ट मिला।
डेल्टा एस ऐसे केस में पॉजिटिव आएगा। अगर ये कोई प्रोसेस दे दिया गया करने के लिए तो इस प्रोसेस में डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। फर्दर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें अमोनियम नाइट्रेट सॉलिड दिया गया है। ये तो बड़ी क्लियर सी बहुत आसान सी बात है कि एंट्रोपी सॉलिड स्टेट में सबसे कम होती है। लिक्विड स्टेट में एंट्रोपी कुछ बढ़ जाती है, थोड़ी सी बढ़ जाती है, एंड गैस स्टेट में एंट्रोपी काफी बढ़ जाती है। अगर मैं एंट्रोपी की बात करता हूं, एस ऑफ सॉलिड, किसी गिवन मटेरियल की बात हो रही है, एक मटेरियल अगर मेरे पास है तो इससे ज्यादा एंट्रोपी ऑफ लिक्विड होगी, इससे ज्यादा एंट्रोपी ऑफ गैस होगी। डेफिनेटली टेम्परेचर का भी फंक्शन है। टेम्परेचर ये कम टेम्परेचर पर सॉलिड होगा, थोड़े से ज्यादा पर लिक्विड होगा, और ज्यादा पर गैस होगा। वॉल्यूम इंक्रीज होता चला जा रहा होगा, सॉलिड से ज्यादा वॉल्यूम लिक्विड का होता है, लिक्विड से ज्यादा गैस का होता है। तो वो सारी चीजें अपनी जगह पर हैं। रैंडमनेस यहाँ सबसे ज्यादा होगी। तो सॉलिड है ये तो दिया हुआ है, इसमें तो कोई सोचने की बात ही नहीं है कि एंट्रोपी इसकी कम है, काफी कम एंट्रोपी है। ये गैस है नाइट्रोजन, ये भी गैस है, ये भी गैस है। एक तो गैस और दूसरा इतने सारे मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल भी तो बढ़ गए। मॉलिक्यूल जितने ज्यादा बढ़ेंगे, जितने टाइप के मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, एक तो मॉलिक्यूल की गिनती, मॉलिक्यूल की गिनती बढ़ गई तो रैंडमनेस बढ़ गई, और मॉलिक्यूल के टाइप्स भी बढ़ गए हैं। टाइप कैसे बढ़े, यहां पर 2 नाइट्रोजन हो गए, 4 वाटर मॉलिक्यूल हो गए, 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हो गया। यहाँ तो टोटल 2 मोल थे, यहाँ 4 और 2 6 और एक 7 मोल्स हो गए टोटल, और 3 टाइप के मॉलिक्यूल हो गए। तो रैंडमनेस काफी इंक्रीज कर गई है। यानी इन सब की मिलाकर के एंट्रोपी अगर देखी जाए तो S2 काफी ज्यादा है इन कंपैरिजन ऑफ S1 के। ये S1 कहता हूं मैं इसको, रिएक्टेंट की एंट्रोपी। तो डेल्टा S क्या होता है, S2 माइनस S1 होगा। S2 माइनस S1 करोगे तो पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू रहेगी पॉजिटिव, क्योंकि बाद में ज्यादा है एंट्रोपी, शुरू में एंट्रोपी जो है वो कम है। ये बड़ा एक सिंपल, ये चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि जब हम दूसरी प्रॉब्लम्स करेंगे तो वहां पर आपको लिख करके नहीं दिया जाएगा, कि बताया नहीं जाएगा कि एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव है या नेगेटिव है। और इस बात की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है कि आपको ये पता हो प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस बताने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि ये प्रोसेस में एंट्रोपी बढ़ रही है या कम हो रही है, यानी डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव है या डेल्टा एस की वैल्यू नेगेटिव है। एक और प्रोसेस है क्रिस्टलाइजेशन ऑफ कॉपर सल्फेट, यानी क्रिस्टल बन गए। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें किसी लिक्विड से हमने सॉलिड बनाया, लिक्विड था सॉलिड बना दिया। सॉलिड के भी और बोला जा रहा है क्रिस्टल, सॉलिड एंड क्रिस्टल में अंतर होता है। सॉलिड तो कैसा भी हो सकता है, एमॉर्फस भी हो सकता है। सॉलिड में तो मॉलिक्यूल रैंडम भी लगे हो सकते हैं, लेकिन फिर भी उसकी एंट्रोपी कम होती। अगर रैंडम भी एमॉर्फस सॉलिड होता तो भी एंट्रोपी काफी कम होती। लेकिन ये सॉलिड तो क्रिस्टल है, क्रिस्टल का मतलब वेल ऑर्गेनाइज पैटर्न पर कॉपर के एंड सल्फेट के आयंस उसमें ओरिएंटेड हैं। क्रिस्टल का मतलब ये होता है। तो जब कभी किसी लिक्विड को या सोल्यूशन को, यू कैन ऑल्सो से सोल्यूशन, लिक्विड को या सोल्यूशन को आप सॉलिड क्रिस्टल में कन्वर्ट करते हो तो एंट्रोपी कम हो जाती है, काफी कम होगी एंट्रोपी इसकी। यहाँ S2 की वैल्यू काफी कम है, S1 यानी लिक्विड स्टेट जो शुरुआत हमने की उसकी वैल्यू काफी ज्यादा है। तो डेल्टा S क्या होगा, S2 माइनस S1 होगा। S2 की वैल्यू कम है, इसकी वैल्यू ज्यादा है, तो नेगेटिव होगा और काफी नेगेटिव होगा, मैग्नीट्यूड भी ज्यादा होगा इस नेगेटिव का। तो क्रिस्टलाइजेशन के अलावा ये तो हमने सॉल्यूशन से किया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन से किया, लिक्विड से करते तो भी, सॉल्यूशन से किया तो भी। लेकिन अगर कभी आपको ऐसा कोई प्रोसेस दे दिया कि सॉलिड से सॉलिड में बदला हमने, एक सॉलिड था दूसरा भी सॉलिड बनाया, और ये लेकिन क्रिस्टल था,
ये लेकिन एमॉर्फस सॉलिड था। एमॉर्फस सॉलिड का मतलब ये है कि मॉलिक्यूल सॉलिड में जो लगे हुए थे उनका कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, यानी वो किसी सिस्टम किसी पैटर्न पर नहीं लगे हुए थे। लेकिन जब क्रिस्टल बोल दिया तो उसमें वेल ऑर्गेनाइज पैटर्न पर, अगर ए के बाद 4 बी हैं ए के चारों तरफ, तो कोई सा भी ए आप उठा करके देखोगे उसके चारों तरफ 4 बी ही सराउंडेड होंगे। जबकि एमॉर्फस में ऐसा नहीं है, कहीं 3 हो सकते हैं, कहीं 2 हो सकते हैं, कहीं 4 हो सकते हैं, कहीं 8 हो सकते हैं, रैंडम। ये ऑर्गेनाइज्ड हो गया अब, यानी बाद वाले क्रिस्टल की एंट्रोपी कम होगी। S2 कम होना चाहिए, लेस होना चाहिए, S1 ज्यादा होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए तो मैं S2 माइनस S1 यहां डेल्टा S अभी भी नेगेटिव बोलूंगा। और क्रिस्टल को आप कभी एमॉर्फस में बहुत सारे प्रोसेसेस ऐसे होते हैं, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर हम किसी एमॉर्फस सॉलिड को क्रिस्टलाइन सॉलिड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जितना ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन होता चला जाएगा उतना ही ज्यादा, उतनी ही कम एंट्रोपी होती चली जाएगी। इसके अलावा अगर एक और ये प्रोसेस दे दिया गया, सल्फर डाइऑक्साइड गैसियस था, 2 मॉलिक्यूल इसके गिवन है, O2 मॉलिक्यूल है, ये भी गैसियस है, 1 मॉलिक्यूल हमें गिवन है। 3 मॉलिक्यूल 3 मोल्स हैं, 2 मोल ये हो गए, 1 मोल ये हो गया, टोटल मिला करके 3 मोल्स रिएक्टेंट के हैं। जब इन्होंने आपस में कॉम्बिनेशन किया, कोई टेम्परेचर नहीं दिया, कोई प्रेशर नहीं दिया, तो अंडरस्टूड है कि हमें सेम एनवायरनमेंट रखना है, चेंज नहीं करना है। यहां 2 मोल्स बन गए। नंबर ऑफ मोल्स अगर कम हो जाते हैं तब एंट्रोपी कम हो जाती है, रैंडमनेस कम हो जाती है। जैसे जैसे देखो वॉल्यूम बढ़ेगा, बाकी सारी चीजें फिक्स कर दी तो एंट्रोपी बढ़ती चली जाएगी। टेम्परेचर बढ़ेगा, बाकी सारी चीजें फिक्स करने के बाद की बात हो रही है, कहीं और नहीं बोल रहा हूं, कंडीशनल है ये वाली बात। टेम्परेचर बढ़ा तो एंट्रोपी बढ़ जाएगी। प्रेशर अगर आप बढ़ाओगे, बाकी सारी चीजें फिक्स हैं, टेम्परेचर, वॉल्यूम, वॉल्यूम नहीं, नंबर ऑफ मोल्स एंड बाकी सब। प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम कम हुआ अगर तो एंट्रोपी कम होनी चाहिए। यानी हम चेंज देखेंगे प्रोसेस। इसी तरह से नंबर ऑफ मोल्स अगर इंक्रीज हो जाते हैं तो एंट्रोपी इंक्रीज हो जाती है, नंबर ऑफ मोल्स अगर डिक्रीज हो जाते हैं तो एंट्रोपी डिक्रीज हो जाती है। नंबर ऑफ मोल कम हुए, बाद वाली एंट्रोपी S2 कम होगी, फाइनल जो एंट्रोपी रहेगी प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट में जो एंट्रोपी रहेगी वो ज्यादा रहेगी। तो S2 माइनस S1 मुझे बोलना चाहिए कि ये नेगेटिव रहेगा। ये कम है, S1 ज्यादा है, तो ये नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। तो हम बोलेंगे कि इस चेंज में, इस प्रोसेस में डेल्टा S नेगेटिव रहेगा। तो इस टाइप की प्रॉब्लम, छोटी छोटी प्रॉब्लम, 1 नंबर के 2 नंबर के ये क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन ये होते हैं, और मोर ओवर जो बड़े न्यूमेरिकल्स होते हैं उनमें यूज इसका बहुत है। एक तो ये क्वेश्चन है। दूसरा एक हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। जब अगर हमें क्लासिफाई करना है बहुत सारे प्रोसेस, मैं एकदम से याद दिला देता हूं आपको। अगर हम बोलते हैं कि हमारे पास कोई ए है, ए से बी बन रहा है, तो ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। सडनली किसी गैस को एक्सपेंड कर देते हो आप बड़ी तेजी के साथ, यहां प्रेशर था और एकदम से यहां वैक्यूम क्रिएट कर दिया आपने, इसको पिस्टन को बड़ी तेजी से हटाया, तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं होगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा। ए से बी, जैसे कहीं से ऊपर से वाटर गिर रहा है, बस ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। ऊपर से बस सारा पानी, किसी सपोज करते हैं वाटरफॉल है कोई, उससे ऊपर से नीचे गिरता चला जा रहा है, एक ही तरफ चल रहा है बस प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। रिवर्सिबल प्रोसेस भी बहुत सारे होते हैं। हमने वाटर लिया, वाटर से वेपर बना दिया, एंड वेपर से फिर वाटर बना दिया, वाटर से स्टीम बनाते ही हो आप जैसे,
और अगर उसको क्लोज सिस्टम में रखा स्टीम को, फिर टेम्परेचर डाउन कर दिया, तो वो दोबारा से वाटर बन जाएगा स्टीम से या वेपर से। तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस कहलाएगा। हाँ, कंडीशन अगर दे दी कि आपने ओपन में बनाया स्टीम, ये कंडीशनल है। यहां अगर हमें ये बात बता दी जाती है कि ओपन सिस्टम में हमने स्टीम प्रिपेयर किया और उसको, उसकी लिड को, जो वेसल था, उसे हमने कवर नहीं किया, तो स्टीम तो अब एनवायरनमेंट में चली जाएगी। अब वो थोड़ी वापस आके इकट्ठी होके दोबारा से वाटर में कन्वर्ट हो सकती है अगर हम टेम्परेचर डाउन करेंगे। या वो टेम्परेचर जो डाउन करेंगे वो तो इस सिस्टम का करेंगे, वो तो सराउंडिंग में चली गई है स्टीम। तो अब ये रिवर्सिबल प्रोसेस रहेगा। तो ये थोड़े से केयरफुली करने होते हैं। जैसे अगर हम यहां पर, आपको इस क्वेश्चन में क्या आंसर करना है, ये बताना है कि जो गिवन प्रोसेसेस हैं इरिवर्सिबल है या रिवर्सिबल है। डिसोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, तो हम दोनों डायरेक्शन में कर सकते हैं। अगर मैं वाटर लेता हूं, उसमें NaCl ऐड कर देता हूं, तो ये ठीक है, डिसॉल्व हो जाएगा। स्पॉन्टेनियस होना एक अलग बात है, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल होना अलग बात है। कंफ्यूजन मत करना, कभी आप इसे स्पॉन्टेनियस से रिलेट कर दो, क्योंकि मैंने ये एग्जांपल स्पॉन्टेनियस में बताया था कि NaCl स्पॉन्टेनियसली डिसॉल्व हो जाता है। रिवर्सिबिलिटी इरिवर्सिबिलिटी एक अलग चीज है। जब हम NaCl को वाटर में डिसॉल्व कर देते हैं तो ये घुल जाता है। अगर मैं चाहूं तो इसको रिवर्स कर सकता हूं। कैसे? यहां पर टेम्परेचर बढ़ाकर वापस सारा का सारा वाटर इवेपोरेट कर दो। जो वाटर हमने ऐड किया था वो सारा वाटर इवेपोरेट कर दो। वाटर जब इवेपोरेट हो जाएगा तो सॉल्ट बचेगा सिर्फ। जब सिर्फ सॉल्ट बचा तो ये प्रोसेस एक रिवर्सिबल प्रोसेस का एग्जाम्पल हो गया। बात समझ आ गई? देखो कैसे मैं बोलना चाह रहा हूं, रिवर्सिबल कैसे कह रहा हूं। सॉल्ट है मेरे पास, प्रोसेस क्या किया मैंने, ऊपर से वाटर ऐड कर दिया इसमें। वाटर ऐड करने पर जो प्रोडक्ट मुझे मिला, यानी जो प्रोसेस होने के बाद हुआ, एक सोल्यूशन मिल गया जिसमें वाटर में सॉल्ट डिसॉल्व था, सॉल्ट एंड वाटर मिक्स हो गए थे। एक तरफ चला ये प्रोसेस। अब मैं इसे वापस भी कर सकता हूं। वापस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर इसका बढ़ा दिया, बर्नर रखा नीचे, इवेपरेट कर दिया। जब ये वाटर इवेपरेट हो जाएगा सारा, सिर्फ वाटर इवेपरेट होगा, इसका सॉल्ट नहीं होगा, सॉल्ट नीचे बचा रह जाएगा। सॉल्ट नीचे बचा रह जाएगा तो क्या होगा, सिर्फ सॉल्ट रह गया, यानी फिर मैं उस सॉल्ट में वाटर ऐड कर दूंगा तो फिर सोल्यूशन बन जाएगा। फिर वाटर इवेपरेट कर दूंगा सारा तो वाटर सॉल्ट बन जाएगा। रिवर्सिबिलिटी है इसमें सीधा। आप करके देखना घर पे, एक चम्मच लो छोटा सा, बिल्कुल उसमें वाटर वाटर लेके उसमें सॉल्ट डिसॉल्व कर दो, हो जाएगा। आप उसे बर्नर के ऊपर रख करके केयरफुली चम्मच को अगर रखते हो, सारा वाटर इवेपरेट हो जाएगा। क्या बचेगा, सिर्फ सॉल्ट बचेगा। उसमें बचना चाहिए सॉल्ट, अगर आपने डिसॉल्व किया है उसमें, व्हाइट व्हाइट वो नजर आएगा। फिर आप उसमें वाटर दोबारा से कर लो। तो ये आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। ध्यान से करना जरा, कभी डांट पड़े घर में, क्योंकि काला हो जाएगा चम्मच ब्लैक हो जाएगा, फिर वो वॉश नहीं होगा अच्छी तरह से, तो डांट पड़ सकती है। तो खराब सा चम्मच लेना कोई अगर घर पे एक्सपेरिमेंट करोगे, और केयरफुली करना। दूसरी बात ये, दूसरा, अगर हम इवेपोरेशन ऑफ वाटर करते हैं, वाटर का इवेपोरेशन किया 373 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। यहाँ चीजें कुछ ऐसी हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब प्रेशर फिक्स है, एक प्रेशर बढ़ा नहीं रहे, सिस्टम क्लोज नहीं है, ओपन है। अभी मैं बोल रहा था आपको, प्रेशर यहां जब मैं लेता हूं, वाटर लेता हूं, टेम्परेचर मैंने बढ़ा दिया, क्लोज नहीं किया इसको, क्योंकि अगर मैं क्लोज कर देता तो इसका प्रेशर तो बढ़ना शुरू हो जाता ना। 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर से 2, 3, 4, 8, 10, 15 बढ़ता चला जाता। तो लेकिन इन्होंने 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलकर ये बात हमें बता दी कि ये खुला है, बिल्कुल ओपन है सिस्टम। तो एनवायरमेंट में चली जाएगी गैस सारी, एनवायरमेंट से थोड़ी ना वापस आने लग रही है फिर लिक्विड बनने के लिए। हाँ, अगर क्लोज सिस्टम होता, आपको लिख करके दे देते कि इवेपोरेशन इन क्लोज्ड वेसल इज रिवर्सिबल प्रोसेस।
अभी ये इरिवर्सिबल होगा, फिलहाल इरिवर्सिबल है। ये बात केयरफुली समझनी है। इवेपोरेशन ऑफ वाटर कभी दे देते हैं इरिवर्सिबल, कभी रिवर्सिबल दे देते हैं। तो ये वाली कंडीशन जो सामने लिखी है, प्रेशर कांस्टेंट करके, फिक्स करके, हमें सारे वाटर को एनवायरनमेंट में हमने भेज दिया। अब एनवायरनमेंट से तो वापस वो आएगा नहीं दोबारा से, लेकिन हाँ क्लोज में कर देता तो वेपर्स इसकी यहाँ आके इसके ऊपर जो इसकी लिड होती, कवर होता, उस पर इकट्ठा होते रहती, टेम्परेचर में डाउन करता तो फिर ये वापस वाटर में कन्वर्ट हो जाती। क्लोज सिस्टम में इवेपोरेशन अगर होता तब प्रेशर इंक्रीज के साथ होता, नंबर वन, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ने नहीं दे रहे हैं तो प्रेशर इंक्रीज हो जाता। और दूसरी बात यह है, जब हम प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे तब ये प्रोसेस इरिवर्सिबल हो जाएगा, सारे के सारे वेपर्स एनवायरनमेंट में चले जाएंगे। दूसरा एग्जांपल हो गया ये। तीसरा एग्जांपल हम लेते हैं, मिक्सिंग अगर करते हैं दो गैसेस की, तो भाई दो गैस तो मिक्स हो जाती हैं, वो खुद से थोड़ी ना हटेंगी वापस। ये O2 है, ये N2 है, ये लिड हटा दो यहां से, ये तो मिक्स हो जाएंगे दोबारा से। जब मिक्स हो जाएंगे O2 में N2, N2 में O2 मिक्स हो जाएगी, तो आप O2 को कैसे अलग करोगे? एक एक मॉलिक्यूल हटा के थोड़ी करोगे। N2 को दोबारा से वहीं भेज दो जहां जिस सेक्शन में थी, O2 को उसी सेक्शन में भेज दो। अगर हमने इस सेपरेटर को जो बीच में लगा हुआ है वो हटा दिया तो ऐसा कुछ बन जाएगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, डिफ्यूजन हम इसे बोलते हैं। कहीं O2 होगा फिर N2 होगा, यहाँ O2 होगा फिर N2 होगा, यहाँ N2 हो गया, यहाँ O2 हो गया, मिक्स हो जाएंगे, ये O2 हो गया, यहाँ N2 हो जाएगा, N2। ये दोबारा से इस डायरेक्शन में नहीं हो पाएगा। इस प्रोसेस को इरिवर्सिबल प्रोसेस हम बोलेंगे। इसी तरह से अगर आप कहीं आइस रखते हो, नेक्स्ट एग्जांपल है मेल्टिंग ऑफ आइस विदाउट राइज इन टेम्परेचर, कंडीशनल है ये भी, आपने टेम्परेचर नहीं बढ़ाया, बस आइस को रख देते हो फिक्स करके एक जगह। टेम्परेचर अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाते रहे तो ये तो वाटर की तरफ को चलेगा ना, फिर आइस थोड़ा ही बचेगा, फिर तो एक ही डायरेक्शन में चलेगा। लेकिन अगर आपने कभी एक्सपीरियंस किया हो कि जैसे फ्रीजर से आपने बिल्कुल वो ट्रे आइस की निकाली और उस पर बहुत थोड़ा सा एक ड्रॉप वाटर का डाल दिया, तो वाटर का ड्रॉप एकदम जम जाता है। तो अब ये इक्विलिब्रियम में है, वाटर आइस, आइस वाटर, रिवर्सिबिलिटी है, यहाँ परफेक्ट रिवर्सिबिलिटी होती है। टेम्परेचर नहीं बढ़ाना हमने, कम भी नहीं करना, वो जो टेम्परेचर जिस पर आइस है उसी टेम्परेचर पर रोके रखना है। हमने एक ऐसा टेम्परेचर रखा जो फिक्स है, आइसोथर्मल है, टेम्परेचर 0 डिग्री है तो 0 डिग्री है। वहां अगर मैं इसको वाटर में कहीं आइस के साथ रखता हूं तो आइस एंड वाटर एक दूसरे में इंटरकन्वर्टिबल रहेंगे, रिवर्सिबल रहेंगे। रिवर्सिबिलिटी, और हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन में इक्विलिब्रियम भी एस्टेब्लिश हो जाए। इक्विलिब्रियम एक अलग चीज है। इक्विलिब्रियम रिवर्सिबिलिटी की वो कंडीशन है जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बराबर हो जाते हैं। तो अगर राइज इन टेम्परेचर हमने नहीं किया तो ये रिवर्सिबल होगा, लेकिन अगर टेम्परेचर राइज कर दिया हमने तब ये इरिवर्सिबल हो जाएगा और एक ही डायरेक्शन में चलेगा। तो ये थोड़े कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे, समझने के लिए हमने इनको प्रॉपर तरीके से किया। और इसके बाद हम दूसरे एक क्वेश्चन पर आते हैं। एक क्वेश्चन ये जो सामने लिखा हुआ है, इसको हम अगर सोचते हैं, कंसीडर करते हैं, गिवन एक ये मॉलिक्यूल है, उस गिवन मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन हाइड्रोजन रिएक्शन करके अमोनिया बना दे रहे हैं। इनको समझना पड़ेगा, ये जो साइन सिंबल होते हैं इनका क्या मतलब है। डेल्टा आर रिएक्शन, सी कंबशन, एफ फॉर्मेशन, ये नोटेशंस होती हैं जो यूज करनी है। एच रिएक्शन के लिए एनर्जी हीट दी जाती है जो निकलती है। साइन, नेगेटिव साइन, माइनस साइन क्या इंडिकेट करेगा? हीट लिबरेट होगी। जीरो ये नॉट क्या इंडिकेट करता है? स्टैंडर्ड कंडीशन।
स्टैंडर्ड कंडीशन टेम्परेचर एंड प्रेशर एक पर्टिकुलर 1 मोल के लिए जब हम करते हैं तो ये गिवन कंडीशन है। तो ये हमें दे दी गई। क्या दिया गया है? हीट ऑफ रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए ये जो सामने लिखा है रिएक्शन, इसके लिए डेल्टा एच स्टैंडर्ड रिएक्शन ये दे दिया पूरे रिएक्शन के लिए जो सामने लिखा है। व्हाट इज द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया? किसे कहते हैं? सबसे पहले डेफिनेशन दिमाग में एकदम ब्लिंक करनी चाहिए, बड़ी तेजी से डेफिनेशन आ जाए कि क्या मतलब है हीट ऑफ फॉर्मेशन। किसी कंपाउंड के 1 मोल को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से बनाने का प्रोसेस फॉर्मेशन कहलाता है, और इसमें जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है या रिलीज होती है उसको हम हीट ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं। बस एक चीज की कमी है यहाँ, ये बात सारी ठीक है, यही हीट ऑफ फॉर्मेशन चल जाएगी हमारी, लेकिन बस ये 2 मोल है। अगर ये 1 मोल हो जाए किसी तरह से तो पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे हम, डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, डिवाइडेड बाई 2 कर दो, डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो ये 1 मोल हो जाएगा। अब ये काम जो मैंने किया डेटा के साथ भी तो वही काम करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई 2 करना पड़ेगा। यानी 1 मोल अमोनिया, 2 मोल अमोनिया के लिए -92.4 किलो जूल पर मोल एनर्जी लिबरेट हो रही है। लेकिन अगर मैं इस इक्वेशन को कर रहा हूं, लेकिन अगर मैं इसको 1 मोल के लिए कैलकुलेट करता हूं, ये तो हीट ऑफ रिएक्शन है पूरे रिएक्शन के लिए, पूरे रिएक्शन की बात हो रही है। लेकिन अगर मैं 1 मोल अमोनिया के लिए कैलकुलेट करता हूं तो 1 मोल के लिए इस डेल्टा एच को 2 से डिवाइड करके मुझे कैलकुलेट करना होगा। तो मैं सिंपली स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन या हीट ऑफ फॉर्मेशन भी हम इसे कह सकते हैं, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की जगह हम एक टर्म यूज कर सकते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन भी। तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी। आई होप कि ये आंसर बड़ा सिंपल था और बड़ा कंसेप्चुअल सा, छोटे 1 नंबर के जैसे आजकल क्वेश्चन जिस तरह से आ रहे हैं, 1 नंबर के बड़े सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये उसका तो बड़ा टिपिकल सा क्वेश्चन है, क्योंकि जिसे पता ही नहीं है डेफिनेशन हीट ऑफ फॉर्मेशन की वो इसको सॉल्व नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। एक कोई प्रोसेस दिया है जिसमें 701 जूल हीट एब्जॉर्ब हुई है बाय द सिस्टम। कोई सिस्टम है, वही पिस्टन वाला ले लेते हैं क्योंकि वही कर रहे हैं हम थर्मोडायनेमिक्स में। हीट इसने ले ली, एब्जॉर्ब हो गई इसमें, मतलब प्लस साइन की इंपॉर्टेंस है। बाय द सिस्टम हुई है ना, गिवन बाय द सिस्टम तो नहीं है। एंड 394 जूल ऑफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम। ये जो वर्क है ये सिस्टम ने किया है सराउंडिंग पर। वर्क जो है वो नेगेटिव लिया जाएगा। अब यहां इन्होंने वैल्यू नहीं दी है, बताया है सिर्फ। हीट कितनी दी हमने? 701 जूल। सिस्टम में बाहर से डाल दी हीट तो ये तो प्लस होगी। वर्क कितना हुआ नहीं किया, सिस्टम ने वर्क किया सराउंडिंग पर। तो इंटरनल एनर्जी के टर्म्स में हम क्या करते हैं, एक फॉर्मूला आप पढ़ते आ रहे हो, ये पढ़ते आ रहे हो ना, डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, हीट प्लस माइनस वर्क। ऐसे लिखता हूं मैं इसे फॉर्मूला को। हीट क्या लिखेंगे हम? प्लस लिखेंगे। वर्क कितना लिखेंगे? सिस्टम ने किया है, सराउंडिंग पर किया है तो माइनस लिखेंगे। तो डेल्टा यू आपको चेंज इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी चेंज, डेल्टा ई लिखो, डेल्टा यू लिखो, ये बात तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हमारा आ जाएगा इस तरह से। तो यहां बस इतनी सी बात है कि ये वैल्यू हम पॉजिटिव लेंगे और 394 वैल्यू नेगेटिव क्यों लेंगे? क्योंकि सिस्टम ने सराउंडिंग पर वर्क किया है। चैप्टर जब शुरू किया था तब हमने शुरू में ये 4 साइन डिस्कस किए थे। क्यू कब पॉजिटिव होता है, कब नेगेटिव होता है। जब बाहर से हीट दी जाएगी तो क्यू पॉजिटिव होगा, हीट सिस्टम से निकल जाएगी तो इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी तो क्यू नेगेटिव लिया जाएगा। वर्क जब सिस्टम पर होगा, ऑन द सिस्टम होगा, तब वर्क पॉजिटिव होगा। जब सिस्टम वर्क करेगा सराउंडिंग पर, वर्क डन बाय द सिस्टम जब होगा, तब ऐसे केस में हम बोलेंगे कि हमें W नेगेटिव लेना चाहिए। तो 701 में से
394 को आप माइनस कर दो, जो वैल्यू आएगी चेंज इन इंटरनल एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इतने जूल इंटरनल एनर्जी में चेंज आया है ऐसा कुछ होने के बाद। आई होप कि ये बात आपको समझ आ गई होगी। सोच लो अच्छी तरह से, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता दो। एक ही क्वेश्चन है, कैलकुलेट हीट ऑफ रिएक्शन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। ये एक हमें रिएक्शन गिवन है जिसमें CO2 प्लस H2 साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2, इसके लिए जो हमें गिवन है डेटा, वो ये डेटा गिवन है। देखो इसको रीड करना आना चाहिए आपको कि ये क्या है। एफ फॉर्मेशन किसकी? कार्बन डाइऑक्साइड की। कितनी है? -393.8 किलो जूल पर मोल ही होगा, ये सारा किलो जूल पर मोल में ही चल रहा है। माइनस है तो मतलब ये इतनी हीट इवॉल्व हो रही है। क्या मतलब है एच एफ का? एच नॉट एफ का क्या मतलब है? हीट ऑफ फॉर्मेशन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से बनाना 1 मोल का कितनी एनर्जी दे रहा है? 393 किलो जूल पर मोल दे रहा है। ये वाली कंडीशन की बात हो रही है। एक बात हो गई, ये तो कार्बन डाइऑक्साइड की बात हुई। कार्बन मोनोऑक्साइड की हीट ऑफ फॉर्मेशन मीनिंग समझो इसका। सबसे पहले वही डेफिनेशंस हैं जो मैंने बताई हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। कार्बन मोनोऑक्साइड का 1 मोल बनाने के लिए इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से O2 एंड सॉलिड गैस बैलेंस करना पड़ेगा, 1/2 लिखना पड़ेगा क्योंकि 1 मोल बनाना है इसका। इसमें जो डेल्टा H होगा दैट इज कॉल्ड एज डेल्टा HF एंड स्टैंडर्ड, क्योंकि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर एंड रूम टेम्परेचर की बात हम कर रहे हैं, क्योंकि डेल्टा H किस पर डिपेंड करता है? टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। तो टेम्परेचर हमें फिक्स लेना पड़ेगा, प्रेशर हमें फिक्स लेना पड़ेगा। तो ये हीट ऑफ फॉर्मेशन गिवन है, कार्बन मोनोऑक्साइड की हीट ऑफ फॉर्मेशन गिवन है, कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड की हीट ऑफ फॉर्मेशन का मतलब 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन एंड ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से बनाने में जो एनर्जी लिबरेट होती है वो बोली जाएगी। हीट ऑफ फॉर्मेशन वाटर की गिवन है, इसकी नहीं गिवन है। एक तो बात ये हो गई, मिसिंग है। हमें करना क्या है पहले ये देखते हैं। कैलकुलेट हीट ऑफ रिएक्शन, बड़ा एक सिंपल सा फॉर्मूला हम बार बार करते आ रहे हैं। पिछली क्लास में भी 2 न्यूमेरिकल इसके, या एक न्यूमेरिकल मैंने कराया था, उससे पहले वाली क्लास में भी एक न्यूमेरिकल कराया था कि अगर हमें हीट ऑफ रिएक्शन लिखनी होती है डेल्टा H और हीट ऑफ रिएक्शन पूरा जो भी रिएक्शन गिवन है, तो हमें क्या करना होता है? हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, डेफिनेटली स्टैंडर्ड की बात हो रही है, और इनके अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट हैं तो उनका सबमिशन माइनस समेशन ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो अगर मुझे इसका समेशन मिल जाए, मुझे इसका सबमिशन मिल जाए, तो इन दोनों का डिफरेंस करके मैं हीट ऑफ रिएक्शन निकाल सकता हूं। इसका कार्बन डाइऑक्साइड का मुझे पता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? यहां रिएक्टेंट है, H2 रिएक्टेंट है। तो रिएक्टेंट में मुझे क्या लिखना होगा? कार्बन डाइऑक्साइड का हीट ऑफ फॉर्मेशन, हाइड्रोजन का हीट ऑफ फॉर्मेशन। प्रोडक्ट में मुझे क्या लिखना होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड का हीट ऑफ फॉर्मेशन प्लस वाटर का हीट ऑफ फॉर्मेशन, ये मुझे लिखना होगा। अब क्वेश्चन यहां पर आता है कि H2, एक बात बड़ी ध्यान से आपको याद रखनी है हमेशा, कोई भी सब्सटेंस अगर अपनी एलिमेंटल फॉर्म में है, जैसे कार्बन है, जैसे नाइट्रोजन है, जैसे सल्फर है, तो सल्फर ही है बस। एलिमेंटल स्टेट में, कंपाउंड की फॉर्म में वो नहीं है। अगर कोई भी सब्सटेंस
तब हमें क्या करना होता है, हीट ऑफ फॉर्मेशन 0 लेनी होती है। आर्बिट्रेली ये बातें मान ली गई हैं, क्योंकि जब मैं किसी चीज को बनाता हूं तो कहां से बनाता हूं, जैसे कार्बन लिया प्लस O2 लिया गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो हीट ऑफ फॉर्मेशन की बात आएगी, कार्बन की आर्बिट्रेली 0 मानी जाएगी। तो मुझे क्या बोलना पड़ेगा, मुझे इसके लिए डेल्टा, ये हाइड्रोजन के लिए, क्योंकि ये अपनी एलिमेंटल फॉर्म में है, हाइड्रोजन है, तो इसके लिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, कोई भी अपनी अगर एलिमेंटल फॉर्म में होता है सब्सटेंस या एलिमेंटल एलिमेंट होता है, तो उसकी 0 काउंट की जाती है। तो कोई इसमें इशू की बात नहीं है, H2 की आप 0 रखो, कार्बन डाइऑक्साइड की जो गिवन है वो रखो, H2O की जो गिवन है वो रखो, कार्बन मोनोऑक्साइड की जो गिवन है वो रखो। ये जो हमारे पास है डिफरेंस, जब हम करेंगे तो जो डिफरेंस आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। जल्दी से इसको 1 मिनट दे रहा हूं मैं, करके बताओ मुझे। मैंने आपको बता दिया, आंसर आपको बताना है, चैट बॉक्स में लिख करके बताना है आंसर। देखो जो भी मैंने बताया आपको, इनफैक्ट ऐसे लिख सकते हो, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, समीशन करना है प्रोडक्ट का, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट करना है, सारी वैल्यूज रख देनी है। एक बात आपको बताई कि एलिमेंटल स्टेट में कोई भी एलिमेंट है उसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन 0 काउंट की जाती है, 0 जूल या किलो जूल वॉटएवर, 0 जूल आएगी तो किलो जूल में भी 0 ही आएगी। तो हम ये इक्वेशन नेट लिखेंगे, प्रोडक्ट क्या है मेरे पास, कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर, ये प्रोडक्ट हैं, इसकी जो वैल्यूज हैं डेल्टा एच एफ की, ये हम सबमिट कर देंगे और इस वैल्यू में से माइनस कर देंगे रिएक्टेंट की वैल्यूज को, ये रिएक्टेंट हो गए दोनों, रख दो वैल्यूज। कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए अभी मैंने लिख करके भी बता दिया था ये वैल्यूज, वाटर के लिए हो गई ये वैल्यू हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए -0 हो गया, नेट मिला करके +41.5, ये कुल मिलाकर के वैल्यू आ जानी चाहिए। तो कैलकुलेशन ही बची, बाकी तो बस फॉर्मूले की बात है कि कहां हमने किस तरह से इसको अप्लाई किया है, कैसे चेक किया है। दूसरा क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद देखते हैं दूसरा। इस क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं, कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ बेंजीन, कंबशन का मतलब जब हम किसी सब्सटेंस को ऑक्सीजन से रिएक्शन कर देते हैं और रिएक्शन करने के बाद कॉम्प्लीटली कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में कन्वर्ट कर देते हैं। वर्ड बोला है मैंने कॉम्प्लीटली, केमिकल इक्वेशन जो होनी चाहिए उसका, जो सब्सटेंस हमने लिया है वो पूरी तरह से कन्वर्ट हो जाए कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में, तो हमें बेंजीन दिया गया C6H6 है। ये C6H6 को हमें O2 से रिएक्शन करना है। कंबशन जब कर दिया गया 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, एक फिक्स टेम्परेचर पर 298 केल्विन पर, तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बन गए। इसकी जो एनर्जी यहां पर प्रोड्यूस हुई है, अब इन्होंने साइन दिया नहीं, ये साइन हमें खुद अपनी तरफ से समझ करके लिखना पड़ेगा, सोच करके। क्या बनाया हमने, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, क्या बनाया हमने, वाटर बनाया। इसके लिए जो डेल्टा एच सी कंबशन, एच फॉर बेंजीन, ये बेंजीन के लिए C6H6 के लिए, C6H6 के लिए हीट ऑफ कंबशन जो आई वो -3267 किलो जूल आ गई। इस रिएक्शन के लिए आई है, इस रिएक्शन के लिए। अब जो बात है काम की असली बात, वो है 1 मोल के लिए दी है ये वैल्यू। मैं जब इसे बैलेंस करूंगा तो ऐसी बैलेंसिंग करूंगा कि यहां 1 मोल का 1 मोल ही रहे। अगर बैलेंसिंग करते हुए इसके बेंजीन के 1 मोल की जगह 4 मोल बन गए, तो वही काम फिर मुझे डेटा के साथ करना पड़ेगा। लेकिन डेटा तो मुझे ये दिया हुआ है 1 मोल का,
तो इसलिए मुझे ऐसी बैलेंसिंग करनी है कि ये 1 मोल ही रहे। जो हम लिखते हैं ना नॉर्मल बैलेंसिंग कैसे करते हैं कि स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट हम फ्रैक्शनल नहीं लिखते। जैसे कहीं 3/2 आ रहा है तो मैं उसको पूरे को मल्टीप्लाई कर देता हूं 2 से और वो 3 वैल्यू आ जाती है, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। यहां पर वो काम नहीं करना है। ये वैल्यू जो गिवन है वो एक ऐसे इक्वेशन के लिए गिवन है जिसका 1 मोल मैंने कंबस्ट किया है, कंबशन किया है। एक तो बात ये समझने की है न्यूमेरिकल में। दूसरी बात समझने की क्या है, हीट प्रोड्यूस हुई है। जब हीट प्रोड्यूस होती है तब हम डेल्टा एच नेगेटिव लिखते हैं, तो ये माइनस में लिखनी है वैल्यू। दूसरी, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अब इस डेटा को ध्यान रखते हुए हमें क्या करना है, बेंजीन की हीट ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट करनी है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन या हीट ऑफ फॉर्मेशन हमें बेंजीन की कैलकुलेट करनी, जबकि ये कंबशन गिवन है। तो अब यहां तो कोई आगे तो कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं हो जाता, क्योंकि हीट ऑफ रिएक्शन मुझे ये गिवन है। इस रिएक्शन के लिए मैं बैलेंस कर लूंगा। जब मैं इसे बैलेंस करूंगा तो C6 6 कार्बन हो गए। तो अगर मुझे सिर्फ 1 मोल रखना है तो मुझे 6 तो लिखना ही लिखना पड़ेगा। यहाँ मुझे यहाँ 6 हाइड्रोजन लिखने पड़ेंगे। अब जो बचे ऑक्सीजन, उन ऑक्सीजन को बैलेंस कर लो। तो यहाँ 7 लिखने पड़ेंगे मुझे। 7 का मतलब हो गया 7.5 लिखने पड़ेंगे। 7.5 मल्टीप्लाइड बाई 2 7 एंड ये हो गए आपके 6 2 जार, तो टोटल ये हो गए आपके 18 ऑक्सीजन, नहीं 15 ऑक्सीजन हो गए। 12 ये हो गए ऑक्सीजन, 3 ये हो गए। तो 15 अगर मुझे करने हैं तो 2 ये है, तो 15/2 करना पड़ेगा। 15/2 करूंगा तब ये 15 O2 ऑक्सीजन एटम होंगे। अब ये बैलेंस हुई है ना, इसको नहीं हिलाना, बस 1 मोल को। 1 मोल को हिला दिया तो ये डेटा हिल जाएगा, क्योंकि हमें 1 मोल का गिवन है यहाँ पर डेटा। ये ध्यान रखते हुए करना है। अब जो हमारे पास फॉर्मूला चला आ रहा है, हम करते हैं हीट ऑफ रिएक्शन। ये हमें गिवन है। हीट ऑफ रिएक्शन यहाँ 1 मोल के लिए हीट ऑफ कंबशन ही है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, डेल्टा एच रिएक्शन या कंबशन, सी लिख दो, स्टैंडर्ड लिख दो। ये वाली वैल्यू की बात हो रही है। ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है समेशन ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट कौन कौन से हैं मेरे पास, बेंजीन है, C6H6 है। रिएक्टेंट दूसरा कौन सा है मेरे पास, O2 है। एलिमेंटल स्टेट में 0 आएगी तो इसकी तो कोई टेंशन ही नहीं है, गिवन भी नहीं है, तो हमें परेशान भी होने की जरूरत नहीं, इसकी 0 रखने वाले हैं। बेंजीन हो गया मेरे पास, बेंजीन की गिवन है। प्रोडक्ट मेरे पास क्या क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो समीशन में किसका करूंगा, CO2 की हीट ऑफ फॉर्मेशन प्लस वाटर की हीट ऑफ फॉर्मेशन, इसका समीशन मैं कर दूंगा। तो मुझे ये डेटा गिवन है, ये रख दिया मैंने उठा के -3267, -3267 उठा करके रख दिया यहां। ये गिवन है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। लेकिन 1 मोल के लिए गिवन है। यहां कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल हैं, 6 मोल हैं। जो डेटा गिवन है मल्टीप्लाइड बाय 6 करना पड़ेगा। ये जो डेटा मुझे गिवन है, ये वाला CO2, ये 1 मोल के लिए गिवन है, यहां 6 मोल हैं। तो मुझे इस डेटा को -393 यहां रखकर मल्टीप्लाइड बाय 6 करना पड़ेगा। वाटर के लिए जो वैल्यू गिवन है वो मुझे गिवन है 1 मोल की, ये -285.83 मल्टीप्लाइड बाई, क्योंकि 3 वाटर मॉलिक्यूल है, मल्टीप्लाइड बाई 3 करूंगा मैं, 3 मल्टीप्लाइड बाई -285। इन दोनों का समीशन, ये मल्टीप्लाई किया, दोनों का समीशन कर दिया, प्रोडक्ट की वैल्यू आ गई, माइनस फिर रिएक्टेंट की वैल्यू पर आ जाएंगे। ये निकालना है मुझे, ये पता नहीं है मुझे, यहां क्वेश्चन मार्क लगेगा, इसे x मान लो, प्लस प्रोडक्ट का समीशन, यहां 0 है,
O2 के लिए तो 0 होती है वैल्यू, किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे, जितने भी O2 यहाँ 15/2 O2 थे तो ये तो 0 रही। अब मैं क्या करूंगा, सारे को सॉल्व करके दूसरी तरफ ले गया। अब ये तो सिंपल इक्वेशन बन गई ना भाई। ये इधर डेटा पहले हमने कैलकुलेट ये किया था, अब हमें ये गिवन है, उसमें से किसी एक की हीट ऑफ फॉर्मेशन मुझे कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तो उसमें क्या फर्क पड़ता है भाई। अभी थोड़ी देर पहले मुझे हीट ऑफ रिएक्शन निकालनी थी, वो निकाल दी थी मैंने। समीशन ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस समीशन ऑफ हीट ऑफ रिएक्टेंट। अब एक रिएक्टेंट की मुझे हीट ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट करनी है, हीट ऑफ रिएक्शन मुझे गिवन है, वो थोड़ी सी घुमा फिरा करके दी है, उन्होंने उसे हीट ऑफ कंबशन बोल दिया, लेकिन हीट ऑफ कंबशन ही तो हीट ऑफ रिएक्शन है। इस रिएक्शन के लिए इक्वेशन बस बनाने की बात है, अगर इक्वेशन बढ़िया करके बना ली फिर कोई दिक्कत की बात नहीं। तो मैं इसको थोड़ा सा साफ साफ करके लिख रहा हूं ताकि आप इसे प्रॉपरली कर पाओ, सॉल्व खुद ही करके बताना मुझे। ये इक्वेशन जो हमें दी हुई है, इस 1 मोल को चेंज नहीं करना, क्योंकि ये 1 मोल, ये डेटा कितना है -3267, ये वाले डेटा की बात हो रही है। अब इसके लिए डेल्टा H ऑफ रिएक्शन, ये वाले की बात हो रही है, ये वैल्यू, यही हीट ऑफ कंबशन है इसकी, बेंजीन की, और यही हीट ऑफ रिएक्शन है। हीट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर है, हीट ऑफ कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ बेंजीन के बराबर है, और हीट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर होता है, समीशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन, प्रोडक्ट की हीट ऑफ फॉर्मेशन के, माइनस समीशन ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट के। जब हम इसको करेंगे तो इसमें बेंजीन है, ऑक्सीजन है, बेंजीन मुझे पता नहीं है, ऑक्सीजन 0 है, प्रोडक्ट मुझे क्या दिए गए हैं, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर है, इसकी वैल्यू मुझे पता है, मल्टीप्लाइड बाय 6 करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड बाय 3 करना पड़ेगा, इससे हम ये कैलकुलेट कर पाएंगे। तो जल्दी से मैं 2 मिनट दे रहा हूं, इसको मुझे सॉल्व करके बता दो आप थोड़ा सा खुद भी एफर्ट करो, अदरवाइज मैं पूरा सॉल्व करा दूंगा फिर मुश्किल रहेगी, नहीं हो पाएगा। फाइनली मैं इसको ये लिख सकता हूं, ये वैल्यू रखी है मैंने हीट ऑफ रिएक्शन की, ये इक्वल टू हो जाएगी प्रोडक्ट की हीट ऑफ फॉर्मेशन का समीशन करना है, ये प्रोडक्ट का 6 कार्बन डाइऑक्साइड 3 वाटर मॉलिक्यूल, ये वाटर मॉलिक्यूल के लिए मल्टीप्लाइड बाय 3 करना पड़ेगा, बस ये एक बात ध्यान रखनी है। कई बार क्या होता है, फॉर्मूला बस जू का तू पेस्ट कट पेस्ट कॉपी पेस्ट कर दिया, अब फॉर्मूला पेस्ट कॉपी करना है दिमाग लगा करके, लेकिन थोड़ा सा यहाँ 3 वाटर मॉलिक्यूल बन रहे हैं, 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल बन रहे हैं, जबकि वैल्यू हमें 1 मोल की गिवन है, तो ये समीशन करने से पहले मुझे मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 3 करना पड़ेगा, माइनस ये मुझे कैलकुलेट करना है, ये मुझे पता ही नहीं है, ये x मान लो इसे, ये 15/2 O2। आगे जब मैं इसको प्रोसीड करूंगा तो ये तो वैल्यू हीट ऑफ रिएक्शन है, विल बी इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाय दिस प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय, ये वैल्यू 0 थी। ऑक्सीजन के लिए एलिमेंटल स्टेट में भी आपको बताया था स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन जो होती है 0 काउंट होती है। अब हम इसे इसका निकालने के लिए रीअरेंज कर लें इक्वेशन को, इस पूरे को मल्टीप्लाई करो 3 से, इसको मल्टीप्लाई करो 6 से, इन दोनों का समीशन कर दो, जो भी कुछ आए उस सारे के सारे को उठा के दूसरी तरफ भेज दो, जो वैल्यू आएगी हमारी वो माइनस डेल्टा H बेंजीन की आ जाए, माइनस की, क्योंकि माइनस है साइन, यहाँ ध्यान रखना, तो जो भी आएगा उसका साइन चेंज कर दोगे आप। ये कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी। रीअरेंज किया हमने, रीअरेंज करने के बाद ऐसी ही कुछ कंडीशन रही, जब मैं इसे उठा के दूसरी तरफ पहुंचाऊंगा तो माइनस हो जाएगा, लेकिन फिर प्लस, क्योंकि ये माइनस साइन है तो चेंज कर दिया। आप जैसे भी करते हो कैलकुलेशन उसी हिसाब से अपनी करो, जैसे सीख रखी है। सिंपल एल्जेब्रिक इक्वेशन है ये, केमिस्ट्री तो हो गई खत्म, यहाँ पर तो वहीं पूरी हो गई जहां फॉर्मूला पूरा हो गया, वहां केमिस्ट्री पूरी हो गई, ये तो कैलकुलेशन करनी है बस हमें अभी।
फाइनली हमारा जो आंसर आ जाएगा अप्रोक्स, चलो किसी का आसपास आ गया चल जाएगा, लेकिन पॉजिटिव वैल्यू आएगी। दूसरा क्वेश्चन करते हैं इसके बाद एक और, ये तो हो गया सॉल्व। हमें एक ये क्वेश्चन गिवन है, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। थ्योरी क्लियर होना जरूरी है। देखो जब तक हमें थ्योरी नहीं पता होती, केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल है ये, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन नहीं है, यहाँ थ्योरी से रिलेटेड है सारा। अगर किसी को एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन पता ही नहीं है कि क्या है, वो ये न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व कर पाएगा, उसको चाहे जितना मैथमेटिक्स आता है। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज ऑलवेज कांस्टेंट। इसका आंसर मांगा है इन्होंने, रीजन मांगा है, और ये वैल्यू 57.1 किलो जूल एंड किलो कैलोरी में लगभग शायद मेरे ख्याल से 13.7 समथिंग, हमने जब थ्योरी की थी तब इतनी वैल्यू आई थी। जब हम, लेकिन ये कंडीशन कब की है, जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस सेलेक्ट करते हैं तब। अब ये एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन व्हाई। ये जो क्वेश्चन इनफैक्ट है, ये क्वेश्चन ये है कि एक्सप्लेनेशन आपको देना है, ऐसा क्यों होता है कि दुनिया का कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस आप लो, वैल्यू यही आएगी। ये तो बड़ी एक स्ट्रेंज सी बात है ना, कि आप कोई भी रिएक्शन कराओ उसकी एक ही वैल्यू आ रही है, चाहे कोई भी एसिड लो, कोई भी बेस लो, लेकिन बस कंडीशन है कि वो स्ट्रांग हो। जैसे मैं आपको अगर समझाऊं कि मेरे पास HCl है, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, क्वेश्चन समझा रहा हूं अभी। ये एक NaOH है, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस होता है। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब जब ये दोनों आपस में कॉम्बिनेशन करके सॉल्ट बना लेते हैं NaCl प्लस H2O, तो इसके लिए जो डेल्टा H की वैल्यू आती है उसको हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन भी, इस वाली हीट ऑफ रिएक्शन को हम हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कह देते हैं। भाई टाइप्स पढ़े थे ना आपने, हीट ऑफ रिएक्शन के बहुत सारे टाइप होते हैं, हीट ऑफ कंबशन, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, हीट ऑफ प्रेसिपिटेशन, हीट ऑफ सोल्यूशन, हीट ऑफ इवेपोरेशन, हीट ऑफ डिसोल्यूशन, हीट ऑफ सब्लिमेशन, पता नहीं कितने टाइप थे। ये तो हीट, अभी थोड़ी देर पहले भी हमने हीट ऑफ फॉर्मेशन को हीट ऑफ रिएक्शन बोल दिया था बेंजीन की, तो ये सब के सब हीट ऑफ रिएक्शन भी हैं। तो इसका हीट ऑफ रिएक्शन जो है वो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहलाएगा, क्योंकि ये पर्टिकुलर रिएक्शन हीट यहां न्यूट्रलाइजेशन के साथ हो रहा है। किसे कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन? जब एसिड एंड बेस वन इक्विवेलेंट लेकर के हम सॉल्ट बना लेते हैं, वाटर तो बनता ही है इस प्रोसेस में, तो जो डेल्टा H आता है वो 57.1 किलो जूल, चाहे दुनिया का कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड, एसिड नहीं बोल रहा हूं मैं, स्ट्रॉन्ग एसिड बोल रहा हूं, दुनिया का कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड लो, कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस लो, वैल्यू यही रहेगी। ये है क्वेश्चन, आंसर मांगा गया है आपसे क्यों, और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जब हम HCl एंड NaOH को लेते हैं तो ये आयनाइज हो जाता है H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में, ये भी आयनाइजेबल है Na पॉजिटिव OH नेगेटिव में। फिर बाद में यहां जब ये NaCl सॉल्यूशन में बनेगा तो ये Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव रहेगा, लेकिन ये नॉन एनेजेबल होता है, वाटर मॉलिक्यूल तो वाटर ही होता है। तो जब मैं इक्वेशन को ऑब्जर्व करूंगा तो इधर तो Na पॉजिटिव है, इधर भी Na पॉजिटिव है, तो कैंसिल करना चाहिए मुझे। इधर Cl नेगेटिव है, इधर भी Cl नेगेटिव है, कैंसिल करना चाहिए। तो नेट इक्वेशन तो मेरे पास जो मिली वो H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव गिविंग यू वाटर, ये इक्वेशन मिली। और हर एक स्ट्रॉन्ग एसिड बेस नेट इक्वेशन यही देगा मुझे। जब नेट इक्वेशन एक यही होगी तो वैल्यू भी, डेटा भी सेम होगा। एग्जाम्पल के लिए आप दूसरा कोई इक्वेशन ले लो, HNO3 ले लो, स्ट्रॉन्ग एसिड है, HNO3 को आप NaOH के साथ रिएक्शन करो, या KOH ले लो, इस बार कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब यहां इसको डिफरेंट बेस ले लिया मैंने, स्ट्रॉन्ग बेस लिया लेकिन KOH से रिएक्शन किया, तो राइट हैंड पर बन जाएगा KNO3 प्लस वाटर। इसको क्या मतलब है स्ट्रॉन्ग एसिड का? स्ट्रॉन्ग एसिड वो होते हैं जो पूरी तरह से
100% आयोनाइज हो जाते हैं, उसी को अधिकार है आपको स्ट्रॉन्ग एसिड कहने का। जो पार्शली आयोनाइज होगा, 100 मॉलिक्यूल लिए मैंने, 100 में से 5 मॉलिक्यूल आयोनाइज हो पाए, यानी आयन में बदल पाए, पूरी तरह से 100% डिसोसिएशन उनका नहीं हुआ कॉरेस्पॉन्डिंग आयन में, तब मैं उसे स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं बोल सकता। ये बात ऐसे एसिड के लिए ट्रू नहीं है। तो HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड अगर मैंने बोल दिया, मींस अगर मैंने 100 आयन मॉलिक्यूल लिए HNO3 के, तो 100 के 100 आयोनाइज हो जाएंगे H पॉजिटिव NO3 नेगेटिव में। KOH स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस अगर मैं बोल रहा हूं तो 100% आयोनाइज हो जाएगा K पॉजिटिव OH नेगेटिव में। अब ये आपस में जब कॉम्बिनेशन करेंगे तो KNO3 तो इलेक्ट्रोलाइट है, आयनिक फॉर्म में ही रहेगा, K पॉजिटिव प्लस NO3 सोल्यूशन में NO3, यहां मुझे एक्वस लिखना चाहिए सब में क्योंकि वाटर में हो रहे हैं ये एक्वस लिखा जाएगा, यहां एक्वस लिखा जाएगा। अब यहां वाटर, सेम कंडीशन यहाँ आई, K पॉजिटिव से K पॉजिटिव कैंसिल, नाइट्रेट से नाइट्रेट कैंसिल हो गया, क्या बचा H पॉजिटिव प्लस OH नहीं। नेट इक्वेशन यही आई जो यहाँ पर थी, और इसके लिए वैल्यू 57.1 किलो जूल पर मोल थी, वही वैल्यू यहाँ भी आएगी। और भी कोई आप स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस ले लो तो आयन कैंसिल हो जाएंगे, नेट बचेगी क्या इक्वेशन, नेट इक्वेशन बचेगी H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव गिव्स वाटर, हर बार यही वैल्यू आएगी। लेकिन किसके लिए, वीक एसिड बेस के लिए नहीं, स्ट्रॉन्ग एसिड बेस के लिए। तो ये वैल्यू इसलिए कांस्टेंट रहती है। बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें इससे रिलेटेड रहती हैं। आपसे कई बार पूछ लिया जाता है कि जो वीक एसिड है उसमें वैल्यू ये 57.1 किलो जूल पर मोल से कम होनी चाहिए कि ज्यादा होनी चाहिए, ऐसे करके पूछ सकते हैं, या इनसे रिलेटेड क्वेश्चन काफी पूछे जा सकते हैं। लेकिन पहले आप इसे अच्छी तरह से समझने की कोशिश करो। सबसे पहली बात आपको ये बात समझनी होगी, स्ट्रॉन्ग एसिड बेस कहते किसे हैं, जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। एक्वस यानी वाटर में पूरी तरह, अगर 100 मॉलिक्यूल लें तो 100 ही आयन बना दें। 1 मोल लिया है तो 1 मोल के 1 मोल आयोनाइज हो जाएं, ऐसा माना जाता है कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है या स्ट्रॉन्ग बेस है। वीक एसिड मतलब उनमें से कुछ आयोनाइज हो जाएं, कुछ बचे रह जाएं बिना आयोनाइजेशन के। जैसे मैं कहता हूं वीक एसिड लिया मैंने, कोई एसिडिक एसिड जो होता है ये वीक एसिड होता है, CH3COOH है। अगर इसके 100 मॉलिक्यूल लिए मैंने तो 100 में से 5 ही आयोनाइज हो पाते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन O नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, ये आयोनाइज हुए लेकिन 5 हुए, ये 5 हुए, तो इसमें से 5 हुए तो बचे कितने रह गए, 95 तो अनआयोनाइज रह गए। इसके लिए ये बात ट्रू नहीं है, ये वैल्यू अब चेंज हो जाएगी। किसके लिए बात ट्रू है, जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस यूज किया जा रहा है। तो एग्जाम्पल जो मैंने बताया वही एग्जाम्पल यहां पर दिया गया है, हमें HClNaOH स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस दे दिया, इसको मैंने आयनिक फॉर्म में HCl, क्योंकि 100% आयनाइजेशन हो रहा है सारे मॉलिक्यूल इसके, H पॉजिटिव एक्वस ऐसे लिखना चाहिए, मैंने अभी खुद हाथ से लिखा था तब ये एक्वस नहीं लिखा था क्योंकि वाटर में ये सारा प्रोसेस चल रहा है, तो एक्वस लिखना जरूरी है आपके लिए। Cl नेगेटिव, क्योंकि ये जो कैंसिल होगा एक्वस एक्वस से ही कैंसिल होगा, Cl नेगेटिव को Cl नेगेटिव से मैं तब कर सकता हूं जब दोनों एक्वस होंगे। एक अगर सॉलिड था एक एक्वस था तब मैं कैंसिल नहीं कर सकता, डेटा में फर्क आ जाएगा फिर, तो इसलिए लिखना जरूरी है। यहाँ Na पॉजिटिव एक्वस वाटर में डिसॉल्व किया, OH नेगेटिव एक्वस, ये OH नेगेटिव, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव में टूट जाएगा, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव में टूट जाएगा, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में, ये नहीं ब्रेक होगा, ये जो कतू रहा। तो अब मैं इनको Cl नेगेटिव को Cl नेगेटिव से कैंसिल कर सकता हूं, ये दूसरी तरफ खिसक गया, वाटर नहीं हटेगा, Cl नेगेटिव कटेगा ये, जबकि Na पॉजिटिव इस Na पॉजिटिव एक्वस के साथ कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या, H पॉजिटिव, नेट इक्वेशन ये बची, ये नेट इक्वेशन है जो बची मेरे पास। ये ही इक्वेशन हर स्ट्रॉन्ग एसिड बेस के लिए एप्लीकेबल होती है। तो इस रिएक्शन के लिए जो हीट ऑफ रिएक्शन है, इस बची हुई इक्वेशन के लिए हीट ऑफ रिएक्शन जो है वो ये है, और हर स्ट्रॉन्ग एसिड बेस के लिए यही आती है, इसलिए कांस्टेंट है। ये हमारा एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। तो आई होप
कि ये बात आपको समझ आई होगी, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसे बड़े ध्यान से आपको करना है। कोई डाउट रह गया तो जल्दी से पूछ लो मेरे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, ड्राइव द रिलेशनशिप बिटवीन आइसोथर्मल एक्सपेंशन एंड फ्री एक्सपेंशन। बड़ी तेजी से यानी इरिवर्सिबल रहेगा। आइसोथर्मल, अच्छा फ्री एक्सपेंशन है, रिवर्सिबल आइडियल गैस के लिए। रिवर्सिबल एक्सपेंशन के लिए अलग वैल्यू आती है, इरिवर्सिबल के लिए अलग आती है। दो टाइप के एक्सपेंशन आपको ये ड्राइव कराए थे, आप याद करो। दोनों केसेस कर लेते हैं। जो रिवर्सिबल एक्सपेंशन था उसके लिए हमारा वर्क डन आया था -2.303 nRT log to the base 10 वॉल्यूम 2 ओवर वॉल्यूम 1। इनिशियल वॉल्यूम नीचे आएगा, फाइनल वॉल्यूम ऊपर आएगा। ये रिवर्सिबल एक्सपेंशन के लिए था, जब बड़े धीरे धीरे चेंज हो रही हैं चीजें। लेकिन अगर ये एक्सपेंशन बड़ी तेजी के साथ हो रहा है, इरिवर्सिबल हो रहा है। इरिवर्सिबल होने का मतलब हमें सडनली हमने वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया, प्रेशर में चेंज, यानी प्रेशर हमने इस तरीके से किया कि एक्सटर्नल प्रेशर जीरो कर दिया, वैक्यूम क्रिएट कर दिया। तो पी डेल्टा वी अब यहां जीरो आ जाएगा, यानी वर्क डन ऐसे केस में जीरो आना चाहिए। ये बात किसके लिए है? ये बात होगी फ्री एक्सपेंशन के लिए। रिवर्सिबल के लिए अलग कंडीशन आएगी, इरिवर्सिबल के लिए अलग आएगी। फ्री एक्सपेंशन का मतलब है कि हमने इरिवर्सिबल एक्सपेंशन किया है। तो पहले मैं रिवर्सिबल के लिए आपको बता देता हूं, ये जस्ट हमने ड्राइव किया था, इसकी डिटेल हमने की थी। W वर्क डन इज इक्वल टू -2.3 nRT log V2 ओवर V1 को हमने रिप्लेस कर लिया था। इनवर्सली रिलेटेड होता है, बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग प्रेशर वॉल्यूम इनवर्सली रिलेटेड होते हैं, तो P1 ओवर P2 हो जाएगा अगर मैं इसको रिप्लेस करना चाहता हूं। फर्दर इट विल बी इक्वल टू V इज इनवर्सली रिलेटेड विद P, ऐसे लिखते हैं ना, अगर ये V है तो इनवर्सली रिलेटेड होगा P के। तो अगर ये V2 है तो P2 नीचे आया, V1 है तो P1 नीचे आया, तो ये रिवर्स हो जाएंगी वैल्यूज यहाँ पर। ये वाला भी फॉर्मूला लिखा था हमने, ये फॉर्मूला भी लिखा था, दोनों। लेकिन ये रिवर्सिबल एक्सपेंशन के लिए, आइसोथर्मल रिवर्सिबल के लिए हमसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा है, फ्री एक्सपेंशन पूछा है। फ्री एक्सपेंशन का मतलब इरिवर्सिबल एक्सपेंशन, और इरिवर्सिबल ये ना भी लिखोगे तो आपका आंसर हो जाएगा। इरिवर्सिबल एक्सपेंशन के लिए सीधा लिख दो कि पी एक्सटर्नल जीरो होता है। वैक्यूम में बताई थी एक बात, ये थ्योरी थोड़ा सा रिकॉल कर लेना अपनी, पढ़ लेना, जहां लिखा है वो देख लेना। वैक्यूम में क्या होता है, एक्सटर्नल प्रेशर सडनली हम जीरो कर देते हैं। जीरो करने का मतलब क्या हो गया, पी डेल्टा वी जो हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा। क्या होता है वर्क डन? वर्क डन जो होता है वो पी एक्सटर्नल मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा वी। वॉल्यूम तो एकदम तेजी से बढ़ेगा लेकिन पी एक्सटर्नल तो जीरो हो जाएगा फ्री एक्सपेंशन में। फ्री एक्सपेंशन में यानी वैक्यूम में, ये क्वेश्चन ऐसे भी दिया जा सकता है कि वैक्यूम क्रिएट कर दिया सडनली, तो ऐसे केस में वर्क डन जीरो रहेगा और एक्सटर्नल ऊपर से कोई प्रेशर वैक्यूम में काउंट नहीं होगा, यानी फोर्स कोई ऊपर से हम नहीं अप्लाई कर रहे हैं पिस्टन पर। जीरो फोर्स कर दी, प्रेशर जीरो कर दिया। प्रेशर जीरो करने का मतलब है पी एक्सटर्नल जीरो हो गया, तो इसका मल्टीप्लीकेशन भी जीरो होगा। अगर ये जीरो हो गया, मल्टीप्लाइड बाई डी वी हो गया, डेल्टा वी हो गया, तो डब्ल्यू की वैल्यू यहां पर जीरो आ जाएगी। तो हमारा आंसर जो है इसका, ये तो मैंने डिटेल बता दी आपको, ताकि अगर क्वेश्चन रिवर्सिबल एक्सपेंशन में पूछा जाए तो भी आप फॉर्मूला ये बता दो। लेकिन अगर हमें डायरेक्ट आंसर करना है तो ये इतना आंसर आप डायरेक्ट कर सकते हो। तो आई होप कि ये बातें आपको जितनी मैंने की हैं समझ लगी होगी, समझ आई होगी। आज की क्लास में मेरे ख्याल से इतना ही करें। मैं अगली क्लास में इसके
आगे आपको बताऊंगा, डिस्कस करूंगा। क्वेश्चंस अभी हमें और करने हैं, तो नेक्स्ट क्लास में हम इतना काम, इससे आगे का काम करेंगे।